नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCSH हिसार। आज हम बात करेंगे कि ढैंचा की हरी खाद से अधिक लाभ किस तरह से लिया जा सकता है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो किसान भाइयों को जरूर भी करनी चाहिए। उनमें से एक है कि रबी की फसल की जब कटाई होती है तो उसके बाद जो हमारे पास 2-2.5 महीने का टाइम होता है, उसमें हरी खाद का प्रयोग जरूर भी करें, चाहे वो मूंग के रूप में हो या ढैंचे के रूप में हो, क्योंकि हमारी मिट्टी का जीवांश पदार्थ घटता जा रहा है। इसके साथ साथ जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ता जा रहा है और फसलें पानी यानी कि सिंचाई की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। देखिए, अब मान लो हमने गेहूं की फसल ली है और उसे जैसे कंबाइन से काटने के बाद आमतौर पे उत्तर पश्चिम भारत में कंबाइन से गेहूं की कटाई की जाती है, तो उसमें जब रीपर के इस्तेमाल से भूसा बना लिया जाता है तो कोशिश ये करें कि जो ढैंचे की बिजाई करनी है वो जो बचे हुए फसल अवशेष हैं, जैसे रीपर से हमने भूसा इकट्ठा कर लिया है तो खेत में लगभग 15 से 20% गेहूं के फसल के अवशेष बच जाते हैं जमीन के ऊपर। उनको आग ना लगाएं, क्योंकि जो ढैंचे की बिजाई है उससे फायदा जो मिलता है, उन जो फसल के अवशेष बचे हुए 15 से 20%, उनसे दुगना हो जाता है वो फायदा। क्यों हो जाता है कि जैसे जो अनाज की फसलें होती हैं, जैसे धान और गेहूं की फसलें हैं, उनका जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है, अनुपात है, वो ज्यादा होता है, जबकि जो दाल वाली फसलें हैं, हमारी दलहनी फसलें हैं, उनका जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो आधे से भी कम होता है उनसे। तो जो दाल वाली फसलें हैं, जब उनको हम मिट्टी में हरी खाद के तौर पे मिलाते हैं तो उनमें से जो पोषक तत्व हैं तुरंत ही पौधे को मिलने लग जाते हैं और जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु हैं या केंचुए हैं उनको भी तुरंत ही भोजन के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं पोषक तत्व। जो पोषक तत्व जो ढैंचे की फसल में मौजूद हैं या जो फसल अवशेष बचे हुए थे उनमें मौजूद हैं, तो जो अनाज वाली फसलों के फसल अवशेष हैं उनका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात ज्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे गलते हैं और धीरे धीरे ही पोषक तत्व उनसे रिलीज होते हैं खेत में, तो लंबे टाइम तक वो अगली फसल को जो पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध करवा देते हैं। और जहां तक दलहनी फसल है, जैसे मूंग या ढैंचे की फसल है, उसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कम होने की वजह से वो तुरंत गलने लग जाते हैं और तुरंत ही पौधे को पोषक तत्वों की उपलब्धि होने लग जाती है और उससे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी भी जो मात्रा है तुरंत बढ़ने लग जाती है और जो फसल है उसमें बढ़वार भी जल्दी आने लगती है। देखिए, जो अब हमें ढैंचे की बिजाई करनी है उसमें जो बीज की मात्रा रहेगी वो 10 से 12 किलो प्रति एकड़ रहती है। अगर आप ढैंचे के बीज को 8-10 घंटे तक भिगो लेते हैं, जब वो फूल जाता है और जब खेत में बिजाई करते हैं तो 10 किलो बीज ही पर्याप्त रहता है। अब इसकी बिजाई किस तरह से करनी चाहिए हमें, इसके 2 तरीके हैं मुख्य रूप से। एक तो यह है कि जैसे आपका खेत है उसमें तापड़ वाली मशीन से, जीरो टिलेज मशीन से इसकी बिजाई करी जा सकती है बगैर जुताई के। और अगर आप ये सोचते हैं कि जमीन की हमें जुताई करनी है हल्की, उसमें घास पात है या अवशेष है ऊपर की मिट्टी की सतह में मिल जाए और उसमें फिर उसके बाद ढैंचे की बिजाई की जाए, तो ये भी ठीक तरीका है। तो उसमें हल्की सी हैरो लगा करके हल्की जुताई करें, ज्यादा गहराई करने की जरूरत नहीं है, ताकि जो अवशेष हैं जो पड़े हुए हैं उसमें मिल जाएं। और जो ढैंचे का बीज हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, छिड़काव करेंगे, तो मिट्टी के जो संपर्क में अच्छी तरह से रहता है, उसके साथ नमी के संपर्क में भी रहता है और जिससे उसका जमाव तुरंत होने लग जाता है। अब मान लो आपकी जमीनें इस तरह की हैं कि उनमें पानी नहीं ठहरता है, पानी तुरंत पी जाती हैं जमीनें, तो उस केस में आप हल्की सी जुताई ही करें, क्योंकि उसमें जो
शुरू में जमाव होना होता है उसको थोड़ी ज़्यादा नमी की ज़रूरत रहती है, तो उसमें पानी की कमी होने की वजह से ढैंचे में फिर 2-3 पानी और भी हमें लगाने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से वो उसके बाद ही जम पाता है। और अगर खेत में या मिट्टी में नमी नहीं है और जो बीज है ढैंचे का वो मिट्टी के कॉन्टैक्ट में, संपर्क में अच्छी तरह से नहीं है, तो जो गुंडे फूटते हैं उसमें जो अंकुर फूटते हैं वो जैसे गर्म हवाएं चलती है तो उसमें सूख सकते हैं और जमाव भी आपका कम हो सकता है। इसलिए जहां भी खेत में पानी नहीं रुकता है वहां हल्की सी जुताई करके हम ढैंचे की बिजाई कर सकते हैं। अब जैसे शुरू के 15-20 दिन होते हैं, इसमें ढैंचे की जो बढ़वार है वो बहुत धीमी चलती है। उसके बाद जब वातावरण में नमी बढ़ जाती है, बारिशें भी शुरू होने लगती हैं, तो उस टाइम पे बहुत स्पीड से इसकी बढ़वार होने लग जाती है। अब जब ये ढैंचा 45 से 50 दिन का हो जाता है तो इसको जमीन में मिला दिया जाता है। अगर आपको धान की खेती करनी है तो उसमें जो ढैंचा है उसको खेत में मिला करके आप एक हफ्ते के अंदर आप धान की जो रोपाई है वो कर सकते हैं। रोपाई के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो उसमें पडलिंग करके, ज़्यादा पडलिंग ना करें क्योंकि ज़्यादा पडलिंग अगर करेंगे तो उसमें गारा ज़्यादा बन जाती है, और गारा अगर खेत में ज़्यादा बन जाती है तो धान की जो रोपाई है, जो मजदूर हैं धान लगाने वाले, वो गहरी लगा देते हैं, और जब गहरी लग जाती है तो उसमें फुटाव बहुत देर से होता है, उसमें किसान को नुकसान हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि जब फुटाव नहीं होता है तो किसान उसमें दीमक के नाम पे, कीड़ों के नाम पे दवाइयाँ डालने लग जाता है, उसका खर्चा भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसमें कोशिश ये करें कि ढैंचा जब खेत में मिला दिया जाता है तो ज़्यादा टाइम पानी उसमें खड़ा ना रखें, जितनी जल्दी हो सके उसमें, या ऐसा कर लें कि थोड़ी सी मिट्टी सख्त हो जाए और जब पौधे लगें तो वो गिरे ना और गहरी भी रोपाई ना हो। और मान लो आपको धान की फसल नहीं लेनी, कोई दूसरी फसल लेनी है, तो उसमें आप ढैंचे की जो जुताई करके खेत में 1 या 2 ड्रम जीवामृत का उसके ऊपर छिड़क दें, क्योंकि इससे क्या होता है कि ढैंचा जल्दी गल जाएगा खेत में और उससे जो पोषक तत्व हैं वो जल्दी रिलीज होने लग जाएंगे, उपलब्ध होने लग जाएंगे। उसके बाद हम उस फसल की बिजाई कर सकते हैं। अब इसमें जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग, जैसे प्राकृतिक खेती वाले किसान हैं, जीवामृत और घन जीवामृत कितनी मात्रा में करें। मान लो जिन्होंने धान की रोपाई करनी है वो जब ढैंचे की बिजाई करते हैं तो उससे पहले बिजाई से पहले खेत में 5 से 10 क्विंटल खेत की ताकत के हिसाब से घन जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, और बिजाई से पहले ही 1 से 2 ड्रम जीवामृत प्रति एकड़ सिंचाई के साथ दे सकते हैं। उसके बाद जब धान की रोपाई हो जाती है तो महीने में 2 बार 1 से 2 ड्रम जीवामृत प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दिया जा सकता है। और इसमें मान लो खेत आपका कमजोर है और आपके पास गोबर की खाद भी उपलब्ध है, तो इसमें ये करें कि जितना आप घन जीवामृत डालते हैं उतनी मात्रा में आप गोबर की खाद भी इसमें मिला करके खेत में डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा डालने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में ज़्यादा गोबर की खाद डालने की या केंचुए खाद डालने की जरूरत नहीं होती है। केंचुए की खाद का प्रयोग तो इसमें किया ही नहीं जाता है। तो इसमें एक समस्या आ जाती है कि सुंडी का प्रकोप हो जाता है। जब जमता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो उसमें सुंडी इसको खाने लग जाती है। तो इसके लिए क्या करें, जब ऐसा लगे कि प्रकोप होना शुरू हो गया है या प्रकोप हो सकता है, तो उसमें आप जब सिंचाई दें ढैंचा की फसल में, तो उसके साथ नीमास्त्र, सिंचाई के साथ नीमास्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। 1 ड्रम 200 लीटर नीमास्त्र का तैयार करके सिंचाई के पानी के साथ इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और इसी नीमास्त्र का ही ऊपर से 10% के हिसाब से या 15% के हिसाब से इसमें उसके ऊपर स्प्रे किया जा सकता है, कि अगर ऊपर जैसे खाती है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और मिट्टी में अगर उसके अंडे हैं तो सिंचाई के साथ जैसे हमने नीमास्त्र का प्रयोग किया है तो वो भी नष्ट हो जाएंगे और जो प्रकोप है वो नहीं होने पाएगा। नमस्कार।